देश भर में राज्य सरकारों और निजी स्कूलों के बीच फीस को लेकर विवाद चलता रहता है। दिल्ली में भी कुछ ऐसा विवाद चल रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। तो बहुत सारे स्कूल जो हैं आपकी बात मान नहीं रहे, वो फीस जो बढ़ी हुई है वो वापस नहीं ले रहे, तो क्या एक्शन लें? देखिए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और जो बिल, क्योंकि ये मेरा आदेश नहीं है, ये तो अदालत ने भी कहा है कि जो स्कूल सरकारी ज़मीन पर चल रहे हैं वो सरकार से पूछे बिना अपनी फ़ीस नहीं बढ़ा सकते। दिल्ली के तमाम बड़े स्कूल, बहुत सारे बड़े स्कूल्स हैं, उसमें करीब 500 स्कूल दिल्ली में ऐसे हैं जिन्होंने सरकार से ज़मीन ले रखी है, उनको तो ये बात माननी पड़ेगी। वैसे भी ओवरऑल भी मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली में या देश में एजुकेशन प्रॉफिट का बिजनेस नहीं है, चैरिटी का काम है। एजुकेशन से आप देश खड़ा करते हो, आप टीचिंग शॉप नहीं चला सकते, आपको स्कूल चलाना है, आप स्कूल के काम में आए हो, स्कूल जैसे शिक्षा जैसे पवित्र काम में आए हो, इसको प्रॉफिट मेकिंग मत बनाओ। आप स्कूल चलाने के लिए आपको जो पैसा चाहिए वो लो, लेकिन अपना पूरा साम्राज्य फैलाने के लिए अगर पैसा चाहिए, अपनी कोठियाँ खड़ी करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो कम से कम पेरेंट्स से मत लो। एक निजी स्कूलों के साथ साथ जो सरकारी स्कूल हैं उनका स्तर निजी स्कूलों जैसा हो जाए। आपने खुद कहा था कि आप चाहते हैं कि सरकारी स्कूल ऐसा हो जाए जिसमें आप अपने खुद के बच्चे को भी वहाँ पढ़ने के लिए भेज दें। ये सपना पूरा कब होगा? ये बहुत मेहनत करके हमारे पुरानी पीढ़ी के लोगों ने सरकारी स्कूल्स को बर्बाद किया है, प्राइवेट स्कूलों को, टीचिंग शॉप्स को फलने फूलने देने के लिए, तो ये ओवरनाइट नहीं हो पाएगा। इसमें मैं लगातार टीचर्स के साथ में काम कर रहा हूँ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मैं खुद जा रहा हूँ, क्वालिटी पे बात हो रही है, टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम हो रहा है। तो अगले 2-3 साल में मैं समझता हूँ कि ये माहौल बन जाएगा दिल्ली में कि जितना कॉन्फिडेंस कुछ अच्छे प्राइवेट स्कूल्स को लेके पेरेंट्स में है, उतना ही कॉन्फिडेंस अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेके भी आएगा। निजी स्कूलों में जो आप कह रहे हैं कार्रवाई की बात, जो लोग मान नहीं रहे, तो बड़े रसूखदार हैं, बहुत पहुँच बहुत ऊपर तक है, वहाँ से पढ़ने वाले जो लड़के हैं वो बहुत अच्छी नौकरियों पे या भारत सरकार में ही बहुत अच्छी जगह रहते हैं, तो कैसे मुकाबला? नहीं, देखिए, कोई कितना भी रसूखदार हो, अगर लैंड ऑफ द मतलब लॉ ऑफ द लैंड को नहीं मानेगा तो उसका तो फिर एक ही इलाज है। तो लॉ ऑफ द लैंड ये है कि आप सरकार से पूछे बिना फीस नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको दिल्ली में स्कूल चलाना है तो फिर जो न्यायालय के आदेश हैं, जो सरकार के आदेश हैं, जो कानून है, उसका पालन करना पड़ेगा। जहाँ भी आप कानून तोड़ोगे, मैं स्कूल नहीं चलाने दूंगा आपको। कहीं ऐसा तो नहीं इसका खामियाजा कहीं बच्चों की पढ़ाई में तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी पूरी टीम तैयार है। दिल्ली में एक स्कूल लगातार बात नहीं सुन रहा, उसने इतनी गड़बड़ियाँ कर रखी हैं, इतनी बेईमानी कर रखी है, उसको शोकॉज दिया हुआ है। अगर वो शोकॉज का ठीक से जवाब नहीं देता है, उसको टेक ओवर कर लेंगे, और जब उसको हम चलाएंगे, सरकार उसको चला के दिखाएगी उन्हीं प्रिंसिपल्स, उन्हीं टीचर्स के साथ, क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्कूल टीचर पे डिपेंड करती है। क्वालिटी ऑफ स्कूल प्रिंसिपल द्वारा बनाए गए माहौल पे डिपेंड करता है। प्रिंसिपल और टीचर को वहीं रखना है। मैनेजमेंट बदलेंगे। जो मैनेजमेंट अभी मोटी मोटी फीस ले रहा है, वो मैनेजमेंट अब, अगर सरकार वहाँ मैनेजमेंट लगाएगी 5 साल के लिए, तो वो मैनेजमेंट अब ईमानदारी से काम करेगा वहाँ पे। तो आप देखिएगा कि वो स्कूल की फ़ीस कम होगी, और कैसे प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस कम हो सकती है, ये हमने करके भी दिखाया है, आगे भी करके दिखाएंगे। स्कूलों के अलावा एक दो और विषय हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट ने जो डीजल की गाड़ियों पर, टैक्सियों पर रोक लगाई, तो बीजेपी का कहना है कि आप लोगों को उन टैक्सी चालकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था जिनको ईएमआई देनी पड़ रही है, अब बेचारे सड़क पर आ गए। नहीं, अभी लीगल पोजीशन क्या है उसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चिंता, हमारी चिंता अलग अलग नहीं है, और दिल्ली के लोगों की चिंता अलग अलग नहीं है। दिल्ली के लोग अगर मतलब 15 दिन के लिए ऑर्डरिंग को फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब उनकी चिंता इस बात को लेके है कि पॉल्यूशन खत्म होना चाहिए, दिल्ली को एक आबो हवा ठीक होनी चाहिए। तो उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला आया है, तो उसके लीगल पक्ष को हम देख सकते हैं कि उसमें कहाँ कोई अगर गुंजाइश है तो हम कैसे मदद कर सकते हैं। लेकिन आज से लागू नहीं, कुल मिला के दिल्ली को पर्यावरण, उसके दिल्ली को हरा भरा पर्यावरण का शहर बनाना, प्रदूषण मुक्त शहर बनाना, ये सब भी हमारी जिम्मेदारी है, और बीजेपी के लोग भी, हम, मुझे उम्मीद है, इस बात को समझेंगे। अब जैसे उबेर हैं, ओला है, उनकी टैक्सियां तक अब सड़कों पे कल से बहुत कम दिखेंगी, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना अपनी जगह है, लेकिन जनता को सुविधा मिले उसकी पालना कैसे? नहीं, दिल्ली में टैक्सी भी कम नहीं है। दिल्ली में ऑटो हैं, टैक्सी हैं, बसेज़ हैं, मेट्रो है, और जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे और सुविधाएं होंगी। तो ज़रूरी थोड़ी है कि डीजल की गाड़ियाँ चलेंगी तभी दिल्ली के लोगों को टैक्सी मिलेगी, पेट्रोल की भी मिल सकती हैं, सीएनजी की लगाएं ना, लोग सीएनजी की गाड़ियाँ लें। और इवन तीसरी बार हम देख पाएंगे, या इस बार जो जितनी आलोचना हुई, जितना जनता ने को भी परेशानियां उठानी पड़ी, मीडिया में भी आलोचना हुई, अब तीसरी बार नहीं होगी? देखिए, हमने तो पहली बार अपने मन से सोचा था
कि ऑडिविन करना है और जनता के बीच गए, जनता को अवेयर किया और पहली बार अपने मन से किया, दूसरी बार हमने जनता के मन से किया। हम बहुत ईमानदारी से जनता के बीच में गए थे, बताओ जी करना है कि नहीं करना। चारों तरफ लोगों ने कहा भाई बहुत बढ़िया था, ट्रैफिक कम हो गया। तो अब आगे क्या होगा वो भी जनता ही तय करेगी, क्योंकि हमें नहीं फॉलो करना, दिल्ली के लोगों को फॉलो करना है। अगर दिल्ली के लोग सोचते हैं कि हमें ट्रैफिक कंजेशन कम करना है, पॉल्यूशन कम करना है और इसके लिए हमें ऑडिविन जैसी स्कीम को लागू करना है, कर लेंगे। नहीं करेंगे, हमारी कोई स्कीम हमारे उसमें थोड़ी है कि जी इसके बिना तो हम मर जाएंगे। एक सवाल और है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक मसौदा, एक बिल तैयार हो गया है, तो फिर केंद्र से पंगा ले रहे हैं आप? नहीं, पंगा क्यों है? ये तो जो केंद्र में बैठी हुई पार्टी है उसके तो चुनावी मैनिफेस्टोज में लिख लिख के उन्होंने कहा हुआ है। इनफैक्ट जब वो केंद्र सरकार के लिए चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त भी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा हुआ था, दिल्ली के लिए अलग से मैनिफेस्टो जारी करके। बीजेपी कह रही है कि इसके लिए बिल लाने की क्या जरूरत है, आप केंद्र सरकार के साथ बैठकर बात करें। नहीं, बिल नहीं, एक में इसमें ना व्यवस्था होती है, ये बिल नहीं हो। हाँ, पूरा जनता तय करे, जनता बात करेगी, जनता के बीच में भी तो समझ में आएगा कि पूर्ण राज्य का मतलब क्या है या स्टेटहुड का मतलब क्या है, पुलिस, डीडीए, इन सब का रोल हम क्या सोच रहे हैं। क्योंकि देश में, दुनिया भर में जो नेशनल कैपिटल्स हैं उनका एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ इतना मल्टी लेयर बना रखा है कि आम आदमी चारों तरफ से दुखी है, हर आदमी दूसरे के पाले में डाल देता है, अभी मेरे हाथ में तो नहीं दूसरे में। उसको दिल्ली के और कोई भी राजधानी दुनिया की इतनी बड़ी, इतनी पॉपुलेशन के साथ में इस तरह से नहीं चल रही है जैसे हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आपका वही है कि एनडीएमसी वाला इलाका अलग हो जाए और उसका गैर एनडीएमसी का इलाका जो है वो आपके हाथ में अधीन। मोटे तौर पे जो प्रारूप है वो इसके इर्द गिर्द है, लेकिन साथ साथ में उसमें कई और पहलू हैं। तो एक बार उसको ड्राफ्ट को फाइनल करके हम पब्लिक के लिए डालेंगे, पब्लिक भी उसको देखे, फिर हो सकता है पब्लिक कुछ और बढ़िया आइडिया लेके आए, कुछ और नई चीज़ें लेके आए। हर सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देती है, अखबारों में, टेलीविज़न चैनलों में, आप लोग भी विज्ञापन देते हैं, लेकिन एक टारगेट एरिया वो राज्य विशेष रहता है। तो आपके ये विज्ञापन मध्य प्रदेश के और दूसरे राज्यों के अखबारों में क्यों छपते हैं? मध्य प्रदेश के विज्ञापन दिल्ली में क्यों छपते हैं ये तो मैंने देखा है। आप देखो, मध्य प्रदेश के विज्ञापन आपको चारों तरफ दिखेंगे। प्रधानमंत्री जी मुंबई में कोई उद्घाटन करने जाते हैं, उसके विज्ञापन दिल्ली में छपते हैं। तो मुंबई की एक छोटी सी चीज़ का उद्घाटन दिल्ली में क्यों? दिल्ली में ऑड इवन है, ऑड इवन का विस्तार। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अगर ये सवाल है तो सबसे होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरा, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ जो कुछ कम्युनिकेशन हम यहाँ की जनता से करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेशन हम देश की जनता के साथ में करना चाहते हैं, ताकि वो भी लोग, दिल्ली में कोई दिल्ली के पैदा हुए लोग नहीं रह रहे, दिल्ली में देश भर के लोग आके रह रहे हैं। दिल्ली में केरल से आके एक आदमी अगर यहाँ रह रहा है और केरल में उसके साथ संवाद हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? आखिरी सवाल, आप लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शैक्षणिक योग्यताएं उससे संबंधित, डिग्री से संबंधित कुछ जो सवाल पूछे थे, तो गुजरात यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उन्होंने दस्तावेज जारी किए हैं। उनका कहना है कि 1983 में एमए पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने किया था, फर्स्ट डिवीज़न कैसे किया था, इससे आप संतुष्ट हैं? मेरे संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट होने की बात थोड़ी है। मुझे नहीं पता कि अभी आप अखबार के बेस पे कह रहे हैं आपके पास वो गुजरात यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट आए हैं, एक अखबार में मैं पढ़ रहा था। पर देश के लोगों को ये जानने की इच्छा तो है कि हमारे प्रधानमंत्री जी वास्तव में कितना पढ़े लिखे हैं, कितना उनकी डिग्री है, कितनी उनकी शैक्षिक योग्यता है। तो अच्छी बात है, सबको पता चलना चाहिए और खुले रूम से पता चलना चाहिए, इसमें कोई छिपाने की बात थोड़ी होती है। शुक्रिया। तो ये थे मनीष सिसोदिया। खास बात इनकी ये है कि इनका कहना है कि जो निजी स्कूल इनके फीस को लेकर जो सरकार के हुक्म को नहीं मानेंगे उनको टेक ओवर किया जाएगा और दिल्ली सरकार खुद वो स्कूल चलाएगी।